नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विद डीसी पे। एक्चुअली दोस्तों ये वीडियो टेक्निकली इशू की वजह से इसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो आपको ये सुबह मिलेगा। शाम का जो है वीडियो स्किप हो गया है। खैर चलिए, आज हम बात करेंगे अधिगम से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं वो ऐसे ही कचरा नहीं उठाया जाता है, बिल्कुल एक ऑथेंटिक लेवल को ध्यान में रख के और फिर क्वेश्चन जो है उनको पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 1 अधिगम से रिलेटेड हमारी सीरीज़ चलेगी अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है अधिगम, चिंतन, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व। सवाल कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, अभिप्रेरणा को मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? सवाल कह रहा है कि अधिगम को पूर्ण होने के लिए या अधिगम करने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है और आपको बताना है कौन सा पैटर्न सही है। ऑप्शन है आवश्यकता, स्थिति, अंत्यक्रिया, तत्परता, या फिर आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंत्यक्रिया, अथवा आवश्यकता, अंत्यक्रिया, स्थिति और तत्परता, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको अधिगम के लिए सबसे पहले आवश्यकता होनी चाहिए, उसके बाद आप तत्पर होगे उस चीज़ के लिए, फिर आप उसकी स्थिति देखोगे और फिर आप क्या करोगे, अंत्यक्रिया, और अंत्यक्रिया के फलस्वरूप अंत में क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। तो ये एक जो है पैटर्न फॉलो होता है अधिगम प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, चिन्हपूर्ण आकार सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिन्हपूर्ण आकार सिद्धांत। अब आपको ज्ञात होगा ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था टोलमैन के द्वारा। ठीक है, नहीं ज्ञात है तो ध्यान में रखिएगा, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन के द्वारा दिया गया था। तो ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिसमें व्यवहारवाद और समग्रवाद दोनों का आपको मिला जुला रूप देखने को मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया? यहाँ पर एक ये कोटेशन है कि विकास के किसी भी पड़ाव में कोई भी वस्तु आप सिखा सकते हो बालक को, ये किसके द्वारा जो है कथन दिया गया था? आपके ऑप्शन है पियाजे, ब्रूनर, कोहलर, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो कथन है कि विकास के किसी भी पड़ाव में बालक को कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, ये कथन है ब्रूनर का। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ब्रूनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन है प्रयत्न व भूल, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय अनुबंधन जो होता है उसी का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ऑप्शन है रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और डेविड आसुबेल। तो सवाल कह रहा है कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम जो है वो किसने दिया था, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड आसुबेल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है ये अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निर्मितवाद अधिगम के पक्षधर है, यानी निर्मितवाद अधिगम को किसने सपोर्ट किया? जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है आपको। ऑप्शन है स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, कोहलर और मेस्लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की जो थे वो निर्मितवाद के समर्थक थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट सवाल है, और रीट मुख्य परीक्षा के लिए भी इस प्रकार के सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। वैसे ये सवाल जो है ये रीट 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन है आसुबेल के अनुसार क्वेश्चन है आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है? ऑप्शन है रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना और निरंतर सीखना। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आसुबेल ने जो है खोजपूर्ण सीखने पर या खोजपूर्ण अधिगम पर सर्वाधिक
जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोजपूर्ण सीखना या खोजपूर्ण अधिगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अभिसारी चिंतन के बारे में असत्य है। अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं साथियों कि अभिसारी और अपसारी दो प्रकार के चिंतन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अभिसारी और दूसरा होता है अपसारी, ठीक है। अब का मतलब होता है जो फैलने वाला चिंतन होता है, और अभी का मतलब जो एक ही जगह पर केंद्रित होता है, ठीक है। तो एक ही जगह पर केंद्रित होता है उसमें तो बुद्धिमत्ता ज़्यादा पाई जाती है, और जो फैलने वाला चिंतन होता है उसमें सृजनात्मकता ज़्यादा पाई जाती है। अभी देखते हैं अपने ऑप्शंस वगैरह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अभिसारी चिंतन के बारे में असत्य कथन बताना आपको, कौन सा इसे रिलेट नहीं करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना। ऑप्शन बी यांत्रिक तरीके से सोचते हुए एक निश्चित स्तर पर पहुंचना। ऑप्शन सी विचारों का दायरा सीमित होता है, और ऑप्शन डी सृजनात्मकता इसी पर आधारित है। तो आपको अभिसारी का पूछा है, और अभिसारी जो होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है, हमने बता दिया है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो इसका सही नहीं होगा, ये गलत है। ये सृजनात्मकता जो है वो इस पर आधारित नहीं होती है, इस पर बुद्धिमत्ता आधारित होती है। जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं ज़्यादा, जिनकी IQ ज़्यादा होती है, उनमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा साथियों, पुनर्बलन अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन आदि काम है। यानी ये जो एक कोटेशन है ये किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है, एक्चुअली ये आदि काम वर्ड नहीं है, ये अधिगम वर्ड है, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके वुडवर्थ, गुड NF, विलियम जेम्स और किम्बले। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पुनर्बलन अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। तो ये जो परिभाषा है ये दोस्तों है प्रोफेसर किम्बले की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, RPSC में पूछी गई है ये, ठीक है। तो प्रोफेसर किम्बले की ये परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल से रिलेटेड री 2022 में भी आया था आपके सवाल, आपको पता होगा। सवाल आया था कि प्रयत्न और भूल संबंधित है, ठीक है। तो प्रयत्न और भूल किससे संबंधित है साथियों, थॉर्नडाइक से हैं। बहुत सारे महानुभव इस प्रकार के भी थे जिन्होंने बताया था ये स्किनर से संबंधित है, लेकिन वो पूर्णतया गलत है। स्किनर ने तो ये बताया था कि जो पुरस्कार है और जो दंड है, तो उसमें से पुरस्कार की थी उन्होंने क्या की थी, सपोर्ट किया था, और दंड की इन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी। इस प्रकार का एक सवाल आया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर यह सवाल कह रहा है कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। ऑप्शन है बंदरों पर, बिल्लियों पर, चूहों पर और मनुष्यों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्लियों पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों, पावलो के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजाने पर लार्क का आना कौन सी प्रक्रिया है, यह क्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया और संबंध उद्दीपक। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध अनुक्रिया कहलाती है। घंटी बजाने पर लार्क का आना क्या कहलाता है, संबंध अनुक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम से तात्पर्य है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। और ऑप्शन डी वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन करना। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और ये इस प्रकार का जो समर्थन वाला तथ्य है ये है ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सीखना एक लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान होता है, ठीक है। तो कौन कौन से कारक हैं, ऑप्शन देख के बताना आपको। ऑप्शन है वातावरण, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था और उपरोक्त सभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे के सारे जो कारक हैं ये सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे वो वातावरण हो, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा हो या फिर उनकी मानसिक स्थिति हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा साथियों, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ऑप्शन है व्यवहारवादी,
संरचनावादी, प्रकार्यवादी और समग्रवादी। तो जिन्होंने व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया है, व्यवहार का मतलब क्या है, महसूस करने योग्य और मापने योग्य व्यवहार, यही बात कह रहा है ये। तो व्यवहार पर जिन्होंने ध्यान केंद्रित किया था वो क्या कहलाए, व्यवहारवादी कहलाए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों के समूह में कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है वर्दीमर, ब्रूनर, बांडुरा, वर्दीमर, कोहलर, टोलमैन, कोफका, आसुबेल और बील्स, टोलमैन, ब्रूनर और बांडुरा। उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, वर्दीमर, कोहलर और टोलमैन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत का क्या किया था, समर्थन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा साथियों, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, ये 2016 का सवाल है। मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शन है वुडवर्थ, मेस्लो, कार्ल रोजर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता है मेस्लो जो था वो मानवतावादी था। इसको याद रखने के लिए ये वर्ड याद रख सकते हो आप, मेस्लो क्या था, मानवतावादी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेस्लो। साथ में ध्यान रखिएगा मेस्लो ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था साथियों मानववाद। क्या नाम था, मानववाद। पूछा जा सकता है कि मेस्लो द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो उस पुस्तक का नाम है मानववाद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, आपको बताना है क्या किया जाए। तो ऑप्शन है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए और क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो आपको बताना है कि एक बालक कब अधिक सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, जब उसको क्रिया विधि के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्रिया विधि का सीधा सा मतलब है उसको खुद करके और सीखने पर जोर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अधिगम करने के लिए आपको स्वानुभव की भी ज़रूरत है, स्वचिंतन की भी ज़रूरत है और स्वक्रिया की भी ज़रूरत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर देखिएगा आज के वीडियो का लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा युग्म असंगत है। आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है राइट मैच नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, डेविड सी मैकक्लेलैंड। ऑप्शन बी आवश्यकतावादी सिद्धांत, मेस्लो। आवश्यकतावादी सिद्धांत को ही मानवतावादी सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन सी उत्तेजना सिद्धांत, बर्लिन एवं हेब। और ऑप्शन डी विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, एटकिंसन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है वो दिया गया था सोलमैन और कॉर्बिट के द्वारा। किसके द्वारा, सोलमैन और कॉर्बिट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सोलमैन और कॉर्बिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत जो है वो एटकिंसन से नहीं, सोलमैन और कॉर्बिट ने दिया था। तो साथियों ये थे अधिगम से रिलेटेड टॉप 20 सवाल। ये अधिगम का पार्ट 1 होगा। साथ ही इसी प्रकार के और भी सवाल के साथ अलग अलग पार्ट जो है अधिगम के आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही ऐसे वीडियो रोज़ पाने के लिए आपको बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।